हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं A.K. भारद्वाज मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर के साथ प्रेजेंट हूँ। आज का आपका टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज आप लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के व्यू से प्लस कंपटीशन के व्यू से, दोनों व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, ध्यान से समझना है। देखिए, पिछले लेक्चर में आप लोग को मैं कोफैक्टर और माइनर के बारे में बताया था। याद रहे, माइनर और कोफैक्टर किसी एलिमेंट का निकलता है। याद रहे, माइनर और कोफैक्टर किसी एलिमेंट का निकलता है। और जैसे सपोज मैं आपको एक मैट्रिक्स दिलाता हूँ याद, यह A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है, A33 है। मतलब ये कोई मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिया है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो सेकंड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम है। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में लिया हूँ। अब मैं इसका अगर माइनर और कोफैक्टर की बात करें तो बहुत पिछले वीडियो में मैं इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग को करवाया था, इसलिए मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। किसी एक पार्टिकुलर से मैं आपका डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, माइनर अगर एलिमेंट Aij है तो उसका माइनर को डिनोट करते हैं Mij से। अगर एलिमेंट Aij है तो उसके माइनर को डिनोट करते हैं Mij से। चूँकि माइनर का फर्स्ट लेटर M होता है, इसलिए M लेते हैं। एलिमेंट Aij ith रो और jth कॉलम में प्लेस है। फिर मैं बताया था कि कोफैक्टर जो होता है, कोफैक्टर का फर्स्ट स्टार्टिंग लेटर C है, इसलिए कोफैक्टर को दिस सिंबल से डिनोट करते हैं। यह होता है अपने माइनर के इक्वल होता है, लेकिन यह तब होता है जब I प्लस J इवन आ जाता है तब। और अपने माइनर के निगेटिव के इक्वल हो जाता है, लेकिन यह तब होता है जब I प्लस J ऑड आ जाता है तब। तो ये कोफैक्टर निकालने का तरीका है। तो अब यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल मैं देके आपको एक कोफैक्टर क्लियर कर देता हूँ। चूँकि पिछले क्लास में मैं माइनर कोफैक्टर के बारे में आप लोग को बताया था, इसलिए मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। कोफैक्टर और माइनर किसी न किसी एलिमेंट का निकलता है, तो एक एग्जाम्पल से आप उसको क्लियर कर लेंगे। फिर मैं आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक पर ले चलूँगा। ध्यान देना है। सपोज करता हूँ आपके पास कोई मैट्रिक्स है, 3 है, -2 है, 4 है, 1 है, 0 है, 6 है, 7 है, 8 है, सपोज -1। आप चाहते हैं इसमें माइनर निकालना। आप माइनर निकालना चाहते हैं, माइनर ऑफ 6 का आप निकालना चाहते हैं, तो M से माइनर देंगे और सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में। तो क्या करना है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर देना, मतलब उस पर नज़र नहीं देना है। सेकेंड रो, चूँकि 6 जो है वह सेकेंड रो में, 6 सेकेंड रो में या थर्ड कॉलम में है, तो आपको सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट का यूज करना ही नहीं है। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट का यूज करना ही नहीं है। अब जो बचे उसके डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो 3 है, -2 है, और फिर 7 है, 8 है। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आप लोग को बताए थे। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। तो 24 अब प्लस 14 38 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर कोफैक्टर पूछा जाए इसी का कोफैक्टर, तो I और J, I का रोल 2 कर रहा है, J का रोल 3 कर रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि ऑड नंबर है।
तो जब ऑड नंबर आ गया तो को फैक्टर अपने माइनर का निगेटिव हो जाएगा, 38 माइनस 38 हो गया। लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, चलिए अब मैं माइनर निकालता हूँ। सपोज मैं माइनर निकालता हूँ आपका 0 का निकालता हूँ, माइनर 0 का निकालता हूँ। चलिए अब हम लोग माइनर 0 का निकालते हैं, माइनर ऑफ 0। तो ये सेकेंड रो में है और सेकेंड कॉलम में है, तो 2 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देना है, मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट कर देना है। तो क्या बचा, उसका डिटर्मिनेंट 3 4 और 7 -1 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। पहले इसको फिर माइनस का साइन देते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना रहा है -31 आ रहा है। अब इसका को फैक्टर निकालना है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका को फैक्टर, आई का रोल 2 कर रहा है, जे का रोल 2 कर रहा है, दोनों को ऐड करेंगे, आई प्लस जे दोनों को ऐड कर देंगे तो इवन आ रहा है। तो इवन जब आए तो को फैक्टर माइनर के इक्वल हो जाता है। अब देखिए आई प्लस जे इवन आ गया, तो जब आई प्लस जे इवन आ जाए तो को फैक्टर अपने माइनर के इक्वल हो जाता है, मतलब ये भी -31 हो जाएगा। तो याद रखना है, आई प्लस जे इवन आ गया तो को फैक्टर माइनर के इक्वल हो जाएगा, आई प्लस जे ऑड आ गया तो को फैक्टर अपने माइनर का निगेटिव हो जाएगा, या एडिटिव इन्वर्स भी आप उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से माइनर को फैक्टर का मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दिया। अब को फैक्टर मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताया था पिछले क्लास में। को फैक्टर मैट्रिक्स के बारे में पिछले क्लास में मैं आपको बताया था। अब जैसे सपोज ये एक मैट्रिक्स है, सपोज करता हूं ये एक मैट्रिक्स है, अब मैं को फैक्टर मैट्रिक्स के बारे में एक बार रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड एडजॉइंट होता है। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में को फैक्टर मैट्रिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। सपोज करते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, कंसीडर कर लिए -1 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 7। मतलब आप इसको, अब फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, अब फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम, सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है सेकंड कॉलम, सेकंड रो है थर्ड कॉलम, थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो है सेकंड कॉलम, थर्ड रो है थर्ड कॉलम। ये आपका कोई मैट्रिक्स है, कंसीडर आप इसको ऐसा लेट कर लिए हैं। तो इसके को फैक्टर निकालेंगे, देन मैं एक मैट्रिक्स ऐसा बनाता हूं जिस मैट्रिक्स का लेट बी इज ए मैट्रिक्स, बी इज ए मैट्रिक्स whose each element is cofactor of corresponding element of matrix A। तो B को कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे, देन B इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पर काफी B को कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे, ये तो क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोग देखेंगे। अब एग्जाम्पल, अब जैसे सपोज करता हूँ, देन लेट मैं कंसीडर कर लिया, अब बी कोई मैट्रिक्स है जो इसके को फैक्टर मान लेता हूँ, इसका को फैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो इसका को फैक्टर मान लेता हूँ यह आया, यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, मान लेता हूँ यह को फैक्टर आया। चूंकि को फैक्टर मैं निकालना आप लोग को बता चुका, पिछले क्लास में भी बताया, आज भी रिवाइज कर दिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को फैक्टर अच्छे ढंग से समझ चुके हैं या खुद से निकाल लेंगे। इसका को फैक्टर कंसीडर कर लेता है यह है, इसका को फैक्टर 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 यह है। ऐसा मैं लेट कर लिया।
इसी मैट्रिक्स को कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको डिनोट कैसे करेंगे? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे डिनोट करेंगे, सी लिख देंगे। सी से कोफैक्टर, पहला लेटर कोफैक्टर का सी है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है। यही हो गया कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर यह, इसका कोफैक्टर यह, इसका कोफैक्टर यह। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये कोफैक्टर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो यह कोफैक्टर, थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो उसका ये कोफैक्टर लेट कर दिया है ना, इसको ये है ना। तो आप इस तरह से कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। यानी फाइनली अगर एक लाइन में समझा जाए तो आप कैसे समझेंगे? किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट सबका कोफैक्टर निकाल के उसके पोजीशन पे रख देना है, कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस पर। जैसे इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था तो इसका कोफैक्टर देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह है कि नहीं। इस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम था तो इसका कोफैक्टर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की जगह लेट कर लिए। देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो इसका कोफैक्टर सेकेंड रो थर्ड कॉलम की जगह लेट कर लिए। तो ऐसे मैट्रिक्स जो कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है उसी को कोफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं सी ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स है। अब आप लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। अब आप लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुके हैं। अब आपका टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका डिफिनीशन राइट करेंगे आप लोग। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n where n belongs natural but n greater than equal to, and B is a matrix, B is a cofactor matrix of A, then transpose of B is called adjoint, is called adjoint of matrix A। मान लेते हैं कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का। मान लिया लेट कर लिया कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, जहां पर n कोई नेचुरल नंबर है लेकिन वह 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, और B एक कोफैक्टर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A का। अब B इज ए कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A, देन B का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by ADJ लिखकर और ऐसे, इसी को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बोलते हैं। इसी सिंबल को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बोलते हैं, है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बोलते हैं। तो अब ये तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का आपने डिफिनीशन लर्न किया। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है, वह 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। नेचुरल नंबर में 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, ये कंडीशन है, ये कंडीशन। और B आपका एक कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स A का कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो उसी B मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसका एडजॉइंट कहते हैं, मैट्रिक्स A का एडजॉइंट कहते हैं। एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स A के एडजॉइंट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको रीड करते हैं एडजॉइंट ऑफ है। क्या रीड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ है। तो अब हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक है, अब कुछ पहले इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है, अब फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी से पहले 2-3 छोटा छोटा नोट्स है वो मैं आपको राइट करवा देता हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स है। इस नोट्स के हेल्प से आप एडजॉइंट के ढेर सारे प्रॉपर्टीज है उसको आप समझेंगे। देखिए मैथमेटिक्स से इसको रटने का प्रयास नहीं करना करता, रटने का प्रयास करना ही नहीं है। साइंस है, विज्ञान मतलब समझ, ये मैथमेटिक्स है, समझ ही मैथमेटिक्स है। तो बहुत सारे बच्चे उस प्रॉपर्टीज को रट लेते हैं और रट के फिर कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा राइट कर लेते हैं, या रटे हुए चीज़ को आप यूँ कहें कि आप अप्लाई सही ढंग से आप मैथमेटिक्स प्रॉब्लम में आप नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी समझ वहाँ तक जाती नहीं है और आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर्टीज राइट करवाने जा रहा हूँ, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं राइट करवा देता हूँ, जिसके हेल्प से आप प्रॉपर्टीज को इजीली वे में या सिंपल वे में आप समझ चलेंगे। और फिर जब वो नोट्स आप पढ़ लेंगे प्रॉपर्टीज, तो उसके बाद मैं एडजॉइंट कैसे निकलता है और उसका प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, ध्यान देंगे। तो पहला तो आप ये देख चुके हैं कि एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, लेकिन उसका ऑर्डर 2 होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स exists if and only if it is a square matrix. It is a square matrix of ऑर्डर n होना चाहिए, जहाँ पर n का जानकारी है वो नेचुरल होगा, लेकिन नेचुरल में 1 नहीं होगा, 1 से बड़ा, यानी 2 होगा या 2 से बड़ा। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कंपाउंड स्टेटमेंट है। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। सेकेंड नोट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको कोई मैट्रिक्स लेट करके बताता हूँ, कोई मैट्रिक्स मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स से ध्यान देंगे। कंसीडर कोई मैट्रिक्स मैं लेट कर लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये कोई मैं मैट्रिक्स लेट कर लिया, देन इसका कोई कोफैक्टर मैट्रिक्स लेट कर लेता हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स में लेट कर लेता हूँ, बी लेट कर लिया, वो मैं लेट करता हूँ C11, इसका कोफैक्टर यह है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसका कोफैक्टर यह है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इसका कोफैक्टर यह है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसका कोफैक्टर यह है, सेकंड रो सेकंड कॉलम इसका कोफैक्टर यह है, सेकंड रो थर्ड कॉलम इसका कोफैक्टर यह है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इसका कोफैक्टर यह है, थर्ड रो सेकंड कॉलम इसका कोफैक्टर यह है, थर्ड रो थर्ड कॉलम इसका कोफैक्टर यह है। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको ध्यान से समझना है। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है।
अब मैं क्या करूँगा, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देन तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, याद रहे, ये याद रखना है। अब मैं नोट सेकंड लिखने जा रहा हूँ आप लोग को। तो अब नोट सेकंड में राइट करने जा रहा हूँ। ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, और यह आपका मेन मैट्रिक्स है, यह आपका यह आपका मेन कंसीडर मैट्रिक्स है, मेन कंसीडर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर नोट्स क्या आ रहा है, नोट सेकंड क्या निकल के आएगा, ध्यान देना है। किसी एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है ना। इस मेन कंसीडर मैट्रिक्स का नाम आप ए लिखे थे, और इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का नाम आप थ्योरी में बी लिखे थे। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर यह है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसका कोफैक्टर यह है। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, इसका कोफैक्टर यह है, इसका कोफैक्टर यह है। अब इसका सम होगा डिटर्मिनेंट के इक्वल। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और रो से तो कॉलम में करते हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में ये बात जाएगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो रो से कॉलम में आप करते हैं, तो फिर आप ऐसे और ऐसे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक नोट्स आपको राइट करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक नोट्स राइट करवा, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नोट्स आपको राइट करवा रहा हूँ कि ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसका कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस दोनों का प्रोडक्ट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो इसका कोफैक्टर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दोनों का प्रोडक्ट। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो उसका कोफैक्टर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका प्रोडक्ट, और सबका सम उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। लेकिन जो ही आप टॉपिक चेंज करते हैं, अब जैसे आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई किसी दूसरे के साथ कर देते हैं, जैसे सपोज इसके साथ कर दिए। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, जबकि ये दूसरा एलिमेंट आ गया ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो नहीं है। अब जैसे ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, लेकिन आप इसका मल्टीप्लाई किसी दूसरे के साथ कर देते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ या किसी और के साथ। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, लेकिन आप इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर के साथ न करके किसी अन्य के साथ कर देते हैं, सपोज इसके साथ, तो इसका सम जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा, रियल नंबर क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, रियल नंबर आएगा। ये बात याद रखेंगे। अब जैसे देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल है, जैसे देखो फिर एग्जाम्पल देता हूँ एक। अब जैसे ये इसी पर मैं आपका प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, सम करें। सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके सम करें। और यह सेकंड रो यह सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो इसका रिजल्ट आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। लेकिन जो ही ये चेंज कर देंगे, अब जैसे अब जैसे यह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई किसी और के साथ कर लेते हैं, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ। यह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई किसी और के साथ कर लेते हैं।
यह सेकेंड रो और थर्ड कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई किसी और के साथ कर लेते हैं तो ये 0 आ जाएगा। रियल नंबर है कि नहीं। तो ये टॉपिक देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आ गया। अब देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो गया, मतलब उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल। लेकिन जो ही डिफर किया, जैसे यहाँ देखिए और यहाँ देखिए यहाँ पर डिफर कर गया, रियल नंबर 0 आ गया। यहाँ पर भी वही बात है, डिफर कर गया तो रियल नंबर 0 के इक्वल आ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है और इसका यूज हम लोग एक्सप्लेनेशन में करेंगे। याद रहे ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं था, एक नोट्स में आपको राइट करवाया था, उसके हेल्प से एक नोट्स राइट करवाया था। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब आप लोग मैट्रिक्स का नोट्स राइट करेंगे, या प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट भी आप उसको कह सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स देखिए, जैसे डिटर्मिनेंट आपका नेक्स्ट चैप्टर है। कई बार आप लोग को बोल चुका हूं कि मैट्रिक्स जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद जो कमिंग चैप्टर है वो आपका डिटर्मिनेंट है। लेकिन आप लोग को पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो, आप लोग के समझ में कोई इस तरह की कठिनाई ना हो समझने में किसी प्रश्न को, इसके लिए मैंने मैट्रिक्स में ही कुछ वीडियो पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट का, मैंने बना के रख दिया था। तो ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट है। और मान लेते हैं यहाँ पर 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेता हूँ, तो आप इसको ऐसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब ऐसे भी आप लिख सकते हैं। कहने का मेरा मीनिंग है कि जैसे कोई मैट्रिक्स मैं कंसीडर करता हूँ 3 2 4 1 0 6 7 8 9, तो डिटर्मिनेंट जो होता है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल वेयर, और इसको लिखते क्या है, तो ऐसे मैट्रिक्स का सिंबल हटा देते हैं, एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, एलिमेंट जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर रखते हैं, सिर्फ मैट्रिक्स का सिंबल हटा के डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देते हैं। याद रहे डिटर्मिनेंट तभी पॉसिबल होता है जब मैट्रिक्स स्क्वायर रहे, ये बात याद रखना है। मैट्रिक्स ए इज कन्वर्टेड into a determinant of A if and only if A is a square matrix, A is a square matrix, तभी यह पॉसिबल है। अब 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ले या अलग अलग करके डिटर्मिनेंट ले, बात बराबर है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कोई रियल नंबर है के, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए है n ऑर्डर का, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, के कोई रियल नंबर है, देन
k times of, then k times of a, then this property is equal to this, then this property is equal to this. यहाँ पर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और k कोई रियल नंबर है। a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का। अब मैं आपको बता रहा था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लीजिए या उसका डिटर्मिनेंट लेके ट्रांसपोज लीजिए, अब बात बराबर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको फिलहाल यूज आ सकता है, और डिटेल इसका फिर जब मैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में जाऊंगा तो उस समय मैं डिटेल बताऊंगा। देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से लगभग कोरिलेटेड चैप्टर है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक पार्टिकुलर फॉर्म डिटर्मिनेंट हो जाता है। तो यही कारण है कि मैट्रिक्स का जब आप किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें कभी कभी डिटर्मिनेंट का भी प्रॉपर्टी यूज आ जाता है। तो ये तब तक आपको याद रखना है, और फिर मैट्रिक्स जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो जब मैं डिटर्मिनेंट में जाऊंगा तो उस समय मैं डिटेल एक बार फिर उस समय आपको ये सब याद दिलाऊंगा उस समय। तो ठीक है, अभी आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो उसी को पहले पढ़ेंगे आप लोग। इसमें हम लोग इस प्रॉपर्टीज का बार यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टीज का हम लोग बार यूज करेंगे, और इस प्रॉपर्टीज का बार यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स लिखने में करेंगे। याद रखना है इस चीज़ को। अब फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, जहाँ पर n कोई नेचुरल नंबर है ना। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n और n ग्रेटर देन इक्वल टू है विथ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब यह जीरो की इक्वल नहीं है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोग को स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूँ। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, लेकिन उसका डिटर्मिनेंट जब जीरो के इक्वल नहीं होता है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होता है उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देन किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट, या आप एडजॉइंट निकाल के किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, वह होता है उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इनटू IN, जहाँ पर IN क्या है, वेयर IN इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब यहाँ से एक कंडीशन आता है, नोट्स या ऐसे आप कहे कीप केयर भी आप कर सकते हैं इसको। कीप केयर, ख्याल रखना है इस चीज़ को। कीप केयर पॉइंट का अब फर्स्ट पॉइंट है, कभी कभी यह जीरो हो जाता है। इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाता है और उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल अगर जीरो आ जाए देन तो यह क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, यह हो जाएगा और जीरो की इक्वल हो जाएगा। जीरो का मीनिंग यहाँ पर नॉन मैट्रिक्स,
जीरो का मीनिंग यहाँ पर नल मैट्रिक्स है, और इस जीरो से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस जीरो से इस जीरो, याद रहे स्टूडेंट्स, कंफ्यूज नहीं होना है, यह यहाँ पर रियल नंबर है जीरो, यह रियल नंबर है। तो रियल नंबर जीरो को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नल मैट्रिक्स बनेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, यह नल मैट्रिक्स बन जाएगा। नंबर बी में ध्यान देना है, आप यहाँ से देख रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट और उसके एडजॉइंट दोनों आपस में कम्यूटेटिव होता है, दोनों आपस में कम्यूटेटिव होता है। किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव रूल को ही अबेलियन रूल भी कहते हैं। आप कम्यूटेटिव लॉ कहे या कम्यूटेटिव रूल कहे, दोनों बात बराबर ही होता है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वह होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होता है। इस कारण से ए एंड एडजॉइंट ऑलवेज कम्यूटेटिव लॉ with respect to multiplication, कीप केयर का ये सेकंड पॉइंट था, कीप केयर का ये सेकंड पॉइंट था। इसका मीनिंग है कि कोई मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कोई मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट ऑलवेज कम्यूटेटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कीप केयर का नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कीप केयर का पॉइंट नंबर सी देखेंगे। पॉइंट नंबर सी कीप केयर का, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इज ए स्केलर मैट्रिक्स, इज ए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए अभी मैं आपको लिखाया हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल लिखाया हूँ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए, लिखाया हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, इस चीज़ को डिटर्मिनेंट एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एन ऑर्डर का 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 होगा, फिर 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे, इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट हो गए। फिर लास्टली 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा और लास्ट में 1 होगा। जब इसको इस डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ गया, यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ गया, यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ गया, यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स नन जीरो नंबर आ गया, डायगोनल एलिमेंट्स नन जीरो आ गया, क्योंकि ये इस केस में बताए थे कि नॉट इक्वल टू 0, ये इस केस में बताए थे नॉट इक्वल टू 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स एलोंग प्रिंसिपल नन जीरो रियल नंबर आ गया और नन डायगोनल सारा एलिमेंट 0 हो गया, इसलिए इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है?
अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न के पीछे पड़े रहते हैं कि प्रूफ करे, प्रूफ दैट किसी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट जो होता है वह उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट और इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, जहाँ पर A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, साथ ही साथ यह 0 के इक्वल नहीं है। In इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न के पीछे पड़े रहते हैं, प्रूफ इसका चाहते रहते हैं। काफ़ी सिंपल प्रूफ है इसका, काफ़ी सिंपल प्रूफ है ना। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ध्यान देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ आप चलेंगे। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे कैसे होता है, कैसे इसको हम लोग इसके इक्वल प्रूफ करते हैं, उसका व्याख्या आप लोग देखेंगे, है ना। ध्यान देना है, मैं कोई एक बना देता हूँ, दूसरा आपको उसी तरह से खुद से बना लेना है। कोई एक इसमें से या इसमें से किसी एक को मैं इसकी इक्वल प्रूफ कर देता हूँ, दूसरा आप खुद से उसी तरह से कर लेंगे, है ना। चलो मैं यही कर देता हूँ, यही मैं इसके इक्वल कर देता हूँ, मैं इसको इसके इक्वल कर देता हूँ। मैं लेफ्ट हैंड साइड LHS लेके चलता हूँ, A है और एडजॉइंट है, A है और एडजॉइंट है, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है और ये क्लियर है। तो पहले मैं कोई मैट्रिक्स लेट कर लेता हूँ, कोई मैट्रिक्स लेट कर लेता हूँ, कोई मैट्रिक्स मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंसीडर इसको प्रूफ करने के लिए कोई मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स में ले लिया, A11, A12, A13, फर्स्ट रो nवां कॉलम ले लिया, रो और कॉलम की संख्या सेम होंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो nवां कॉलम, क्लियर है। इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो nवां कॉलम। इसी तरह से बहुत दिनों के बाद लिखते जब बहुत दिनों के बाद आप कहाँ पर पहुँचेंगे, चूँकि मैट्रिक्स स्क्वायर है तो कॉलम की संख्या भी और रो की संख्या दोनों सेम होंगे। nवां रो पहला कॉलम, nवां रो दूसरा कॉलम, nवां रो तीसरा कॉलम, nवां रो तीसरा कॉलम और nवां रो nवां कॉलम। मैट्रिक्स स्क्वायर हो चुका है, ये मैं कंसीडर कर लिया कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो गया n इंटू n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लेट कर लिया है, n रोज और n कॉलम्स हो गए। n रो की संख्या भी n है और कॉलम्स की संख्या भी
1 से लेके n तक है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका को फैक्टर मैं लेट कर लेता हूँ। Then their cofactor matrix is, तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लेट करता हूँ। यह इसका कोफैक्टर यह होगा, इसका कोफैक्टर यह होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर यह होगा, इसी तरह से इसका कोफैक्टर यह होगा, इसका कोफैक्टर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से यह होगा कोफैक्टर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से थर्ड रो और nth कॉलम, इसी तरह से लिखते जाएंगे। बहुत दिनों के बाद आप लास्ट पर पहुंचेंगे, nवें रो फर्स्ट कॉलम, nवें रो सेकेंड कॉलम, nवें रो थर्ड कॉलम और nवें रो nth कॉलम। तो आप इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लेट कर चुके हैं। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट होगा। इस मैट्रिक्स का नेम लेट बी लेट कर लेते हैं, बी इक्वल लेट बी कर लिए। तो इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वह बी का ट्रांसपोज होता है। यानी आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट है ना, इस सारे एलिमेंट को फर्स्ट रो nth कॉलम, ये बहुत ऐसे आ जाएगा, डॉट 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 यह हो जाएगा, यह यहाँ पर आएगा, यह यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड रो है तो अब उस सेकंड कॉलम में लिखाता चला जाएगा, सेकंड रो के सारे सेकंड कॉलम में लिखा जाएंगे। इसी तरह से थर्ड रो के सारे एलिमेंट थर्ड कॉलम में लिखा जाएंगे। इसी तरह से और बहुत दिनों के बाद सब लिखते जाएंगे, बहुत दिनों के बाद लिखते रहेंगे। तो यह हो जाएगा, nth रो है तो nth कॉलम में चला जाएगा, nth रो है तो nth कॉलम में चला जाएगा। इस तरह से nth रो nth कॉलम, ये तो एडजॉइंट निकल गया। अब हम लोग को इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना है, अब मल्टीप्लाई करने चल रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर क्या करता हूँ, नाउ ए और बी के ट्रांसपोज दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बी के ट्रांसपोज का मीनिंग एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो आप लिख लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए, उसी को एडजॉइंट ऑफ ए कहते हैं बी के ट्रांसपोज को। तो थोड़ा राइटिंग छोटा करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ से डॉट डॉट डॉट, अब फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और डॉट 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 सेकेंड रो nth कॉलम। इसी तरह से लिखते चले जाएंगे और nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकेंड कॉलम और डॉट 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 nth रो nth कॉलम। अब इसका एडजॉइंट जो आया था उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आया था, यह आया था और डॉट 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 और यह आया था। पहला रो के सारे एलिमेंट पहला कॉलम में लिख लिए थे और सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से
और सबको लिखते जाना है। इसी तरह से सबको लिखते जाना है। बीच में बहुत सारे एलिमेंट फिल किए गए हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रो को कॉलम से करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से a11 c11, फिर इसको इससे a12 c12 डॉट डॉट प्लस a1n c1n। अब देखिए फर्स्ट रो को ये प्रॉपर्टीज बताया हूँ कि यह और यह चेंज कर रहा है, देख रहे हैं, यह चेंज कर रहा था, अगला जीरो हो जाएगा, इस तरह से सब जीरो हो जाएगा, अगला जीरो हो जाएगा। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो देखिए ये चेंज कर रहा है, ये जीरो हो जाएगा, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मैच कर गया, देख रहे हैं ना, अब मैच कर गया। तो ऐसा करते हैं, इसी राइटिंग को अब मैच कर जाता है तो इसी को बोले थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जाता है, और जब मैच कर जाए तो उसी को बोले थे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी यह मैच कर रहा है, तो यहाँ पर यह डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, अगला सारा आपका जीरो जीरो, ये सारा जीरो होता जाएगा। उसी तरह से यह जीरो, अगला यह आ जाएगा, और जीरो, यह सब जीरो होता चला जाएगा। फिर आगे लिखते लिखते और यह जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और लास्ट में यह आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले लेते हैं, इसमें से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब कॉमन ले लेंगे तो यह क्या बचेगा, 1 0 0 डॉट डॉट 0 0 1 0 डॉट डॉट 0 0 0 1 डॉट डॉट 0, और इसी तरह से यह 0 0 0 डॉट डॉट 1 बच जाएगा, और इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन लिखेंगे। तो एक तो तरीका यह है। अब मैं आपको मेथड सेकेंड बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे को ये प्रोसेस लॉन्ग फील होता होगा, तो मैं मेथड सेकेंड बताता हूँ, शॉर्ट मेथड में आपको बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड में बता देता हूँ उसके लिए। मेथड सेकेंड है, मेथड सेकेंड ऐसा करते हैं, अपने तरफ से ऑर्डर लेट कर लेता हूँ 3, ऑर्डर लेट कर लेता हूँ 3, ऑर्डर लेट कर लिया 3। तो कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का लेट किया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लेट कर लिया, कंसीडर कर दिया, कंसीडर कर लिया, ऑर्डर 3 लेट कर लिया, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लेट कर लेता हूँ, कोफैक्टर अब मैट्रिक्स अपने तरफ से अब बी लेट कर लेता हूँ। क्या होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, यह होगा, यह होगा, यह होगा, यह होगा। तो बी का जो ट्रांसपोज होता है वही एडजॉइंट कहलाता है, इसलिए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यह होगा, यह 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब आपको चूंकि एडजॉइंट निकालना है, यही तो एडजॉइंट निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल गया, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23
A31, A32, A33, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। यहाँ तक जब आप स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, इस प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब चूंकि मल्टीप्लाई करना है, चूंकि इसको मल्टीप्लाई करना है तो एक प्रॉपर्टीज आपको मैं बताया उसका यूज करूंगा। C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर मैट्रिक्स का नेमिंग A है तब इस प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा। C22 A22 प्लस A23 C23 डिटर्मिनेंट। लेकिन बाकी जो ही चेंज होगा तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 1 मैच है। एडजॉइंट यहाँ पर आप को फैक्टर एडजॉइंट का ट्रांसपोज आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो ट्रांसपोज आप यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लिखना था आपको। यहाँ पर ट्रांसपोज लिखना था बी का ट्रांसपोज। तो बी का जो आप ट्रांसपोज लिखे थे यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ। बी का ट्रांसपोज लिखे थे 1 1 1 2 1 3 और 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज आपका हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैं रफ कर दिया हूँ। जो ट्रांसपोज था आप लोग देख चुके होंगे, ट्रांसपोज यही आया होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 1 1 1 मैच है, 1 2 1 2 मैच है, 1 3 1 3 मैच है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल 1 1 1 1 मैच है, 1 2 1 2 मैच है, 1 3 1 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल 1 1 1 1 डिफर कर गया डिफर कर गया डिफर कर गया। तो यह किसकी इक्वल हो जाएगा? 0 की इक्वल। 1 1 1 1 डिफर कर गया, 1 2 3 2 डिफर, 1 3 3 3 डिफर। देखिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 2 1 डिफर कर गया 0। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से कीजिए, 2 1 2 1 मैच, 2 2 2 2 मैच, 2 3 2 3 मैच। डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल हो जाएगा 2 1 3 1 डिफर कर गया 0 की इक्वल हो जाएगा 3 1। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 3 1 1 1 डिफर कर गया और 3 1 2 1 डिफर कर गया, 3 1 3 1 मैच कर गया, 3 2 3 2 मैच कर गया, 3 3 मैच कर गया। डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल। तो आप थर्ड ऑर्डर के साथ मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई किए हैं, थर्ड ऑर्डर के साथ जब आप मल्टीप्लाई किए हैं तो आपका रिजल्ट इतना आया। तो आप देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ A इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन ले लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I3 आ गया। तो जब आप थर्ड ऑर्डर के साथ लिए तो रिजल्ट ये आया। थर्ड ऑर्डर के साथ जब लिए तो रिजल्ट यह आया। इसी को जनरलाइज कर दीजिए, इसी को आप जनरलाइज कर दीजिए। आप थ्री ऑर्डर के लिए तो आप देख लिए, इसलिए आप देखें देयरफॉर फॉर थ्री ऑर्डर के लिए आप देखें कि मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट आ गया है, उसके डिटर्मिनेंट और I3 के इक्वल थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। इसी को जब जनरलाइज कर लेंगे, रिपीट ऐसे करते जाएंगे इन जनरल, इसी को जब एक्सटेंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एन ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? फॉर एन ऑर्डर के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स बोलेंगे? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A और IN। तो ये प्रूफ हो गया है ना। तो ये थर्ड ऑर्डर, तो ये मेथड सेकंड है। देखिए फर्स्ट मेथड जो है, अब फर्स्ट मेथड रियली में थोड़ा लॉन्ग जाता है और एक बार में दोनों मैट्रिक्स को लिखना भी पड़ता है।
तो एक तरह से स्पेस भी वो ज़्यादा लेता है, और ज़्यादा स्पेस लेता है तो बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन वो इतना ना स्पेस लेता है कि उसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। आप उसको कॉपी पर अपने खुद से कॉपी पेन का यूज करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर मेरा वीडियो वॉच कर लेंगे। एक बार वीडियो को खूब अच्छे से वॉच कर लेना है, और फिर खुद से सेल्फ ट्राई कर लेना है, फिर प्रॉब्लम हो तो रीवॉच उसको कर लेना है। और नहीं तो मेथड सेकेंड कर दिए हैं और कोई थर्ड ऑर्डर से लेकर आपको समझा दिए हैं, और थर्ड ऑर्डर के लिए जब इतना आ गया तो फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, यह सब कुछ यही रहेगा, यहाँ पर i4 आ जाएगा। अब 5 ऑर्डर के लिए सब कुछ यही रहेगा, यहाँ पर i5 आ जाएगा। इसी तरह से बहुत दिनों के बाद जब n ऑर्डर पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ यही रहेगा, इसके जगह पर n आ जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।